दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेजे एकेडमी। तो फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या प्रारूप होगा, उसमें क्या क्या चेंज आने वाले हैं, सब कुछ एक क्लैरिटी के साथ आ चुका है। चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बदल गया परीक्षा पैटर्न, नो डाउट बदला तो कुछ है ही। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये कल की डेट का नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ तो यहाँ देखूंगा विज्ञापन संख्या A5, यहाँ पे देख लीजिए डेट कल ही का है ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं सबको देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने, यहाँ पे देख लीजिए, और ये जो तिथि है वो कितनी है, 28, यानी 28 से परीक्षा जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑफलाइन जो है सुधार वगैरह करने की जो तिथि है 4/9, आपका 4/9 तक है, आप सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर, जिसकी मैं बात कर रहा था अपने वीडियो में कि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लीजिए जिससे कि अब दिक्कत ना हो। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे आवेदन करने के 72 घंटे पहले, यानी आपको लगभग 3 दिन का टाइम लगेगा, से ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पहले कर दिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 72, जैसे आज अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आज भरेंगे आप ओटीआर और 2-3 दिन के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अभ्यर्थियों को ये निश्चित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे कि ओटीआर, फीस भुगतान, फाइल सबमिशन, ये सब चीज़ों का जो संशोधन ये सब है, इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी अपने पास रख लें। मान लीजिए कोई समस्या हो तो आप इसको दिखा सकते हैं। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अब प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। अभी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको भेजें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासंभव संलग्न कर प्रेषित करना होगा। ये जब बताया जाएगा तब, ठीक है, अभी नहीं। उसके बाद क्या, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, यानी आपके पास है ये। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। अभ्यर्थियों को निश्चित किया जाता है कि सूचनाओं निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहें। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ये सब चीजें जो है बताई गई हैं, ये सब आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अब देखिए, जो फॉर्म भरने जा रहा है उसके लिए आवश्यक सूचना, ये क्या है, यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर उपलब्ध है, आप जाकर वहां चेक करेंगे। अब इस संबंध में ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, यानी आपके पास ओटीआर है तो फॉर्म भरेंगे, नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ये तो बात समझ गए। अब क्या है, आप यहाँ वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑल नोटिफिकेशन, आपको फिर क्लिक करना होगा जो आपको जिसको आपको भरना है, फिर यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर देंगे। वे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, यानी जो आप उसमें कई सारे विज्ञापन खुलेंगे, जिसको देखना चाहेंगे उसमें व्यू करेंगे, ठीक है, और व्यू करके उसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से आपको दिख जाएगा। फिर क्या, देखिए कई सारे चरण बताए गए हैं। पहला चरण, अप्लाई क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर दिया होगा, और फिर यहां पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहां पर पूछेगा कि आपने कंप्लीट कर लिया ओटीआर। अगर कर लिया तो हाँ, नहीं किया है तो फिर आपको फिर करना पड़ेगा। अगर आपने किया है तो टिक करने के बाद गो बटन पर क्लिक करना है और इंटर करना अपना ओटीआर। ओटीआर भरने के बाद, ओटीआर जब आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा, फिर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब भरना होगा, ठीक है। ये सब सामान्य चीजें आप भर लेंगे ना। अगर नहीं भरा है तो आप जो है इसको भरना पड़ेगा। सेकंड क्या है, जब आपने पहला सब कुछ कर लिया, यानी पहला तरीका आप कंप्लीट हो गया, तो प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड वो सेकंड पेज पे तुरंत अपने आप चली जाएगी। उसके बाद आप उसको भरेंगे, ठीक है, सबमिट कर देंगे। उसके बाद तीसरा क्या है, द्वितीय चरण की जब प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे तो फी का पेज खुलेगा, फी कंफर्मेशन विंडो, और फिर आप उस पर फी वगैरह जो आप उससे पे कर देंगे, फिर ये भी बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, सब कुछ फिर अगर आपको सुधार वगैरह करना है और उक्त माध्यमों से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित आप शुल्क जमा कर दीजिए, जिसका फिर उसके बाद शुल्क जमा करने पर पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिंट आउट आप रख लीजिए। पेमेंट फेल होने की स्थिति में
फिर से आपको भरना होगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। शुल्क बैंक में जमा करने की जो तिथि है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है, उसका प्रिंट आउट प्राप्त करके स्विच रख लें। चतुर्थ चरण क्या है? तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर इसे अपने पास रखना चाहिए। तो 3 स्टेप में बताया गया, चौथे स्टेप में आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या है, पहला स्टेप आप ओटीआर भरेंगे, दूसरा स्टेप सेकंड पे आप पहुंचेंगे, थर्ड में फीस सबमिट करेंगे, चौथे में आप उसको रख लेंगे, ये बताया गया। फिर क्या, विशेष अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उप श्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलियर, ये सब चीजें जो है आप कर सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वही कह रहे हैं। किसी भी स्तर पर परीक्षा उपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई हो, गलत भरी गई हो, तो उसका जो है आप जानते हैं सब, उसके साथ दंडात्मक क्रिया भी ये हो सकता है, यानी उसका अभ्यर्थी जो है उसका निरस्त, यही सब लिखा हुआ है कि परीक्षा में उसे डिबार कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में गलत चीज नहीं भरनी चाहिए, तो सामान्य सी बात है। यदि ओटीआर में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो उसमें आप ओटीआर में आप जाएंगे, मान लीजिए आपसे कोई गलती भरा गया, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ये सब बताया गया है, ठीक है। बाकी चीजें यही हैं सब कुछ कि आप कालांतर में विज्ञापन की शर्तों को अगर पूरा नहीं करते हैं, गलत बात छुपाई गई तो आपको हटा दिया जा सकता है, यही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग शुल्क के ऊपर कि आवेदन शुल्क कितना है इसका, ठीक है। अगर आप लोग अनारक्षित हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या आप ओबीसी हैं, तो आपके लिए जो परीक्षा शुल्क कितना है, 100 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपया, यानी 125 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक। अनुसूचित जाति से, जनजाति से हैं तो आपको 40 रुपया देना पड़ेगा प्लस 25 रुपया, यानी 65 रुपया आपको देना पड़ेगा। दिव्यांगजन हैं आप तो आपको सिर्फ 25 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 40 प्लस 25 यानी 65 रुपया देना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो जैसा उनका रहेगा उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो सामान्य सी बात है, 100 प्लस 25, ठीक है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो। बाकी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब दूसरी बात आती है रिक्तियों की संख्या। तो वर्तमान में जो रिक्तियां, इसके ऊपर हमने बात भी की थी कि 74-66, जिसमें से आदमियों का जो पद है वो 4860 है और महिलाओं कितना है 2525, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका आपको इतना पैसा मिल सकता है। आरक्षण की बात कर लीजिए, जैसा आरक्षण मिलता है उत्तर प्रदेश के लोगों को, आरक्षण सिर्फ यूपी के लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब लिखा गया इसके अंदर। आप आगे आ जाएंगे तो अगर कोई कहीं से ये आपात कमीशन प्राप्त है या कहीं से जॉब करके सेना वगैरह में, तो उसके लिए भी यहाँ पर अवसर है, आप देख सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, अगर आप एक से ज़्यादा आपकी शादी हो चुकी है, चाहे पुरुष अथवा महिला है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको राज्यपाल ने छूट दी तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लिया जाए अर्हता के बारे में बात कर लीजिए कि अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है हिंदी में, तो आप नो डाउट आप विश्वविद्यालय से क्या करेंगे, आप संस्था से एक विषय ग्रुप में हिंदी आपका होना चाहिए और एक विषय ग्रुप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट भी होना चाहिए और आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कोर्स से बीएड होना चाहिए, सामान्य सी बात है। उसके बाद सहायक अध्यापक आपको अंग्रेजी के लिए अगर करना होगा तो इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपका गणित है, ठीक है, अगर आपका क्या है मैथ है अगर आपका, तो बात कर ली जाए, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, हाँ। तो देख लीजिए मैथ के लिए क्या है, भारत में क्या है, विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय ग्रुप में गणित होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपका मैथ होगा ही। उसके बाद वैसे ही आपका विज्ञान के साथ है कि आपका किसी एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ ये क्या है आपका वो आपका हो ग्रेजुएशन में, और उसके बाद फिर क्या है आपका बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की बात कर ली जाए तो आपके पास 4 विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। इसमें से कोई 2 विषय होना चाहिए ग्रेजुएशन में प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर टीचर की बात करें तो आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आप बीटेक हो, बीई हो कंप्यूटर साइंस में
और उसके या फिर ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस में या ग्रेजुएट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उसके बाद आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास उर्दू की बात की जाए तो उर्दू के लिए भी दिया हुआ है, सेम चीज़ है यहाँ पे, एक विषय के रूप में उर्दू होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। फिर अगर जीव विज्ञान दिया हुआ तो क्या है, जंतु विज्ञान व विज्ञान के साथ क्या होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये कमोवेश यही सब चीजें हैं, आप जानते भी हैं। आपका ग्रुप कॉम्बिनेशन नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ठीक है। कला है, कला के लिए भी सेम होगा कि आपको ग्रेजुएशन में कला होना चाहिए प्लस आपको बीएड होना चाहिए। संगीत के लिए भी यही है। आगे चलते हैं तो यहां पर आगे आएंगे, ठीक है। वाणिज्य के लिए भी हुई है, सेम चीज वही है कि आपका वाणिज्य होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर क्या है, शारीरिक शिक्षा के लिए वही है कि आप स्नातक की उपाधि हो प्लस बीएड हो, ठीक है, बीएड या फिर बीपीआई हो, ठीक है, बीपीएड जिसको बोलते हैं, जो इनके पास बीपीएड होना चाहिए या फिर बीपीआई होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए है, ठीक है, तो यही सेम चीजें हैं आपके पास है। तो आपको गृह विज्ञान होना चाहिए स्नातक में प्लस बीएड होना चाहिए। और कृषि के लिए है तो यहाँ पर वही सेम चीज है, स्नातक होना चाहिए, कृषि की स्नातक की उपाधि होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक के रूप में केवल कृषि अभ्यर्थी ही, मतलब पुरुष ही अभ्यर्थी हैं, महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ दिव्यांग जन के लिए दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। जिस कैटेगरी में आप जैसे हो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे अपना फॉर्म भरने के पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब कलर करना वगैरह बताया गया है कि आप जो है आप देख लीजिएगा एक बार करते समय। सामान्य अनुदेश कि भाई कह रहा है कि अपना जो है ये फॉर्म है उसको समय से पहले भर लीजिएगा, बाद में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। हम और भी कुछ इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में यहाँ ध्यान दे रहे थे, ठीक है। ये आपका प्रमाण पत्र है, ऐसे प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसके अंदर क्या होना चाहिए देख लेते हैं नीचे आकर के। ये सब प्रमाण पत्रों के बारे में है। हम लोग को परीक्षा प्रारूप देखना है, ये सब वही है, आप देख लिए परीक्षा प्रारूप यहां पे आ गया, ठीक है। तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, और ऊपर है नहीं, ठीक है। परीक्षा योजना क्या है, परीक्षा आपकी योजना सामान्य परीक्षा जो आपकी पहला जो पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, प्री और मेंस 2 पेपर होंगे। तो जो पहला पेपर आपका होगा प्रथम चरण, जो आपको आप कह सकते हैं स्क्रूटनी परीक्षा होगी, इसमें आपका एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, और वो 150 नंबर का होगा। 150 उसमें क्वेश्चन आएंगे, अंक तो 300 होंगे, हर एक अंक जो है 2 नंबर का होगा। और उसके बाद इसका टाइम कितना होगा, 2 घंटे होगा, ठीक है, यानी आपको 2 घंटे समय मिलेंगे, 150 प्रश्न आपके पास होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है आगे, इसमें क्या आगे बात आगे कि हाँ ठीक है, अब देख लीजिए उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, यानी आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है उसमें आप पास करेंगे तभी आप मेंस परीक्षा में पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा कि यहां पर 150 अंक दिया हुआ है। अगर कोई सामाजिक विज्ञान से तो वो क्या काम करेगा, ठीक है। यहां पर अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, देखिए आपका स्नातक में देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, 120 अंक लिखा हुआ है, 120 अंक। 120 अंक क्या होंगे आपके, 60 + 60 अंक होंगे। आपके स्नातक में जो 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट, उसमें कौन से थे, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, इसमें से किसी 2 का चुनाव करेंगे आप। 60 + 60 उसमें सवाल आएंगे, यानी आप अगर इतिहास लेते हैं, इतिहास से 60 सवाल, भूगोल से आपके 60 सवाल, 120 + 30 आपके समान अध्ययन से, यानी ऐसा पेपर पैटर्न बनेगा प्री का, ठीक है। ऐसे आपका पैटर्न जो है प्री का बनेगा, ठीक है, समझ गया। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा की बात करें अगर हम लोग, देख लीजिए मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी वो कैसी होगी। मुख्य परीक्षा आपका होगा कितने, एक प्रश्न पत्र, सिर्फ एक पेपर होगा उसके अंदर लिखने के लिए, राइटिंग है, ठीक है, आपका राइटिंग है, ये परंपरागत तरीका है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या कितने, 20 प्रश्न आएंगे आपके, सिर्फ 20 प्रश्न, और उसमें अंक कितने होंगे, 200 नंबर आपके मिलेंगे। समय कितना होगा, 3 घंटे होंगे। अब वो जो प्रश्न पत्र होंगे
वो खंड अ, यानी 10 प्लस 10 लिखा हुआ, 10 प्लस 10, तो जो खंड अ के प्रश्न होंगे 10 प्रश्न होंगे और वो लघु उत्तरीय प्रश्न सवाल होंगे। ठीक, क्या होंगे वो आपके जो है लघु उत्तरीय सवाल होंगे, जो जिसको आपको 125 वर्ड के अंदर लिखना होगा और इसमें हर एक प्रश्न 8 नंबर का होगा। तो 10 इंटू 8 80 नंबर हो गया। और जो ब के अंतर्गत आएगा वो 10 प्रश्न आएंगे, वो दीर्घ उत्तरीय होंगे और इनको आपको 200 शब्दों के अंदर, यानी पहला वाला 125, दूसरा वाला 200 शब्दों के अंदर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये 12 नंबर के यानी 12 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो 12 दहा में 120 प्लस 80 200 हो गया। अब अगर बात की जाए, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया। अब इसके बारे में नहीं बताया गया है कि अब ये आपका मेंस और प्री जोड़ करके कुछ काम होगा, मतलब आपको कैसे पास कर जाएगा, प्री प्लस मेंस के हिसाब से या केवल मेंस के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये मान के चले कि मेंस के हिसाब से होगा, आप ये मान सकते हैं। बाकी यहां पर जो और सब हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग है, जैसे मान लीजिए किसी का ये आप देख लीजिए दिव्यांग जन के लिए दिया हुआ है, जैसे जो जिसका होगा आप उसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और कुछ इसमें है, ये देखिए सब्जेक्ट आपका है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की बात करूं, तो उसमें भूगोल में भौतिक भूगोल हो गया आपका, स्थल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, जल मंडल, जयमंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास और आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, ये आपका इतने आपका सिलेबस दिया हुआ है। इतिहास की बात की जाए तो ये भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चीजें लिखा, सिलेबस है पूरा का पूरा, आप ये सिलेबस अपना देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ है, हाँ ये देख लीजिएगा, ये पदवार आपका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए हिंदी में जो रिक्त पद हैं आपके, हिंदी में जो रिक्त पद हैं वो 568 568 हैं, इंग्लिश में 540, गणित में 556, सामाजिक विषय में 561। ठीक है, सामाजिक विषय में 561 सब आ जाएगा, इतिहास भूगोल सब जितने हैं सब इसी के अंदर आ जाएंगे। जीव विज्ञान में 185 है, कला में 383 है, संस्कृत में 90 है और संगीत में 52 है, उर्दू में 102 है, 206 है, 35, 230, ये सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जिसके जो रहेगा आप देख लेंगे अपने हिसाब से। और पदों के बाद आगे आप जो है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, एक और कुछ छूटा है इसमें, मुझे लगता है सब हो गया। हाँ, एक माइनस मार्किंग थी, तो माइनस मार्किंग होगा आपका 1/3, 1/3 एक माइनस मार्किंग है कि सर माइनस मार्किंग है कि नहीं, प्री माइनस मार्किंग है आपका, तो प्री के अंदर आपका माइनस मार्किंग है, 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं छूट गया होगा। ठीक है, तो प्री में आपके 1/3 मार्क्स जो है कट जाएंगे, यानी अगर आपने गलती की तो आपके 1/3 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। तो फिलहाल यही बात है भाई कि आपका फॉर्म आ चुका है और फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल कर दीजिए और फॉर्म फिल करने के बाद बढ़िया से तैयारी कीजिए आप। ठीक है, और भी जो बातें होती हैं मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि अगर कुछ चेंज वगैरह होता है इसमें, मेंस में और कुछ चेंज होगा, क्योंकि सामान्यतः कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही है। क्या है कॉमन चीज़ कि आपको फॉर्म भरना है, 3-4 स्टेप के अंदर फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के पहले सब कुछ देख लीजिएगा कि क्या मैं उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ अथवा नहीं, क्योंकि बार बार ये समझा रहे हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप बाद में फंसेंगे, फिर आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। बाकी इस परीक्षा में प्री माइनस मार्किंग है। मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस आपका जो होगा वो रिटेन है आपका, और उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ये सब मैंने बता दिया। मेंस में कोई माइनस मार्किंग नहीं। अब किस हिसाब से क्वालिफाई करा जाएगा, प्री प्लस मेंस, ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। संभवतः मेंस के मार्क्स के हिसाब से आप क्वालिफाई करा जाए, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब परीक्षा कब होगा इसके बारे में जब कुछ ऐसा कुछ आता तो बताया जाएगा। एक्सपेक्टेशन दिसंबर जनवरी आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।